आज हम बात करें तो अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में राज सिंह जी के बारे में बात की थी, जय सिंह जी के बारे में बात की थी। आज जय सिंह जी का जो पुत्र है उसका नाम है अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा राज सिंह जी चारुमती से विवाह करते हैं और विवाह करने के पश्चात एक दिन चारुमती और राज सिंह जी दोनों राजसमंद झील के किनारे बैठे थे और राज सिंह जी चारुमती को एक कहानी सुना रहे थे कि अपने विवाह के लिए जो सलुम्बर ठिकाना है वहाँ का चुंडावत था, उन्होंने बलिदान दिया। हाड़ी रानी ने बलिदान दिया। उसके अलावा सलह कवर का एक बलिदान की युद्ध भूमि क्षेत्र में जाते समय उपहार में कुछ मांगा था, तो उन्होंने सिर अपना उपहार में दे दिया था। तो ऐसी ऐसी कहानी चारुमती को राज सिंह जी सुनाते हैं विवाह के पश्चात। उसके बाद जय सिंह जो रहता है जयसमंद झील का निर्माण कराता है। और फिर उसके अलावा हम आगे बात करें तो जो अपना अगला शासक आएगा उसका नाम है राणा अमर सिंह द्वितीय। उसके बारे में हम बात करते हैं कि अमर सिंह के शासनकाल में क्या रहती है। तो राणा अमर सिंह द्वितीय 1698 से और 1710 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसके समय में क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण है, अमर सिंह द्वितीय मारवाड़ के अजीत सिंह और जयपुर के सवाई जयसिंह के मध्य 1707 में देवारी समझौता हुआ था। अब जो देवारी समझौता हुआ ये थोड़ा मोस्ट है। तो देवारी समझौते में क्या होता है, 1707 में इन दोनों से कहाँ का शासक जयसिंह और उसके अलावा जो अजीत सिंह है दोनों से मुगल इनका साम्राज्य छीन लेते हैं और ये अमर सिंह द्वितीय की शरण में आते हैं। उसके बाद इनकी शरण में आते ही ये तीनों योजना बनाते हैं, अमर सिंह से मदद मांगते हैं। जो अमर सिंह कहता है किससे, सवाई जयसिंह से, जो कछवा राजवंश का सवाई जयसिंह है आमेर का। तो आमेर अमर सिंह कहता है कि मैं मदद तो कर दूंगा पर इसके लिए मुझे क्या मिलेगा रिटर्न। तो ये कहता है कौन, सवाई जयसिंह, कि जब आपके कभी काम पड़ेगा तो मैं भी मदद कर दूंगा। तो अमर सिंह कहता है कि अरे मंगतो, तुम तो अभी मेरे पास आए हो तो क्या काम पड़ेगा, एक शर्त है मेरी। कौन कहता है, अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक, कि मेरी ये शर्त है कि मेरी एक पुत्री है, कौन, चंद्रकुंवरी, उससे तेरे को विवाह करना पड़ेगा। किससे कहते हैं, सवाई जयसिंह से। सवाई जयसिंह कहते हैं कि ठीक है साहब, विवाह विवाह तो कर लेंगे। नहीं, विवाह ही नहीं, उसके अलावा एक और शर्त है कि बोलो कि इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको जो आपका साम्राज्य है वो शासक बनेगा। कि कितनी रानियां हैं, तो जयसिंह कहता है कि है सही 4-5 रानियां, पर जो ये शादी करेगा 4-5 रानियों के 7-8 पुत्र, तो ये सबसे छोटा रहेगा। पर तेरी मृत्यु के पश्चात जो शासक बनेगा वो जो मेरी पुत्री रहेगी उसका पुत्र ही शासक बनेगा। ये शर्त रखते हैं कौन, अमर सिंह द्वितीय। ठीक है, तो ये शर्त हाँ बोल देता है सवाई जय सिंह के, हाँ ठीक है साहब करेंगे मदद, बना देंगे शासक, है ना। तो ऐसे बोल देते हैं कि ठीक है। उसके बाद जो अजीत सिंह और जय सिंह ये जाते हैं और उसके बाद जो मुगल सेना रहती है उसको पीछे हटाकर और अमर सिंह द्वितीय की सहायता से अजीत अजीत सिंह को तो मारवाड़ साम्राज्य मिल जाता है। और उसके अलावा जय सिंह जो रहता है ये इसको जयपुर साम्राज्य की जो राजगद्दी है वो मिल जाती है अमर सिंह की सहायता से। उसके अलावा हम आगे बात करें तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह द्वारा दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित किए जाने पर अमर सिंह द्वितीय ने ही दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में शरण दी थी। अब दुर्गादास राठौड़ ही एक ऐसा महान व्यक्ति रहा, जब अपन मारवाड़ पढ़ेंगे तो इसका विस्तार से बात करेंगे, कि जिसने राजपूताना के सारे तीनों रियासतों को जोड़कर और मुगलों के खिलाफ युद्ध किया। एक अच्छी रणनीति थी, दुर्गादास राठौड़ बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो इसने जयपुर रियासत, उसके अलावा मारवाड़ रियासत और मेवाड़ रियासत, तीनों राजपूताने की सबसे बड़ी रियासतों का एकीकरण करके एक साथ मिल गए।
युद्ध किया था और युद्ध की योजना बनाई थी वो दुर्गादास राठौड़ ही था, जिसने मुगलों को दोनों रियासतों से मुक्त करवाया था। उसके अलावा हम बात करें तो ये सब घटना अमर सिंह के शासन काल में रहती है। तो इसकी पुत्री चंद्रकुंवरी, और चंद्रकुंवरी से आगे जाके हम जब कछवा राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो चंद्रकुंवरी का पुत्र रहेगा माधो सिंह, और उधर सूरज कुंवरी कुंवरी भी रहती है, जिससे भी विवाह करते हैं पहले कौन, सवाई जय सिंह। दोनों में उत्तराधिकार संघर्ष होता है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ से मराठाओं की हस्तक्षेप राजस्थान में हो जाता है। तो ये सब देबारी समझौता 1707 में हुआ था। तो इसके शासनकाल में ये महत्वपूर्ण चीजें होती है। किसके शासनकाल में? राणा अमर सिंह के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद ये सब होता है और आगे अपना शासक आएगा राणा संग्राम सिंह, जिसका शासनकाल 1710 से 1734 को हुआ था। राणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी और शीशरमा उदयपुर में वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जो संग्राम सिंह रहते हैं, इनकी एक पुत्री थी राजकुमारी, उसको रात में स्वप्न आया। स्वप्न में एक अच्छा सुंदर सा गार्डन, जिसमें वो फूल तोड़ती हुई, फव्वारे चलते हुए, उसमें अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण करती हुई, तो ऐसा सपना आया उसको। इसकी राजकुमारी जो थी, अब कहा जाता है कि राजकुमारी जो सपना देखे वो पूरा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर वो काहे की राजकुमारी, तो अपने पिता के पास जाती है संग्राम सिंह के साथ और कहती है कि पिताजी, मेरे को आज ऐसा स्वप्न आया कि एक सुंदर सा मधुर सा गार्डन, जिसमें मैं फूल तोड़ती हुई और फव्वारे चलते हुए अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई, ऐसा स्वप्न आता है। संग्राम सिंह जो रहते हैं वहीं एक गार्डन का निर्माण करवाते हैं, और उस गार्डन के निर्माण करवाने के पश्चात उसको अपन वर्तमान में क्या बोलते हैं? सहेलियों की बाड़ी। कहाँ पे है ये? उदयपुर में। ठीक है, तो सहेलियों की बाड़ी जो रहती है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो राणा संग्राम सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है उदयपुर में। तो ये सब घटना किसके शासनकाल में होती है? संग्राम सिंह के शासनकाल में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया जाता है। उसके अलावा वेदनाथ मंदिर का निर्माण, जो इनकी माता थी वो वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाती हैं। तो कहाँ पर करवाती है ये? सीसरामा उदयपुर में। ठीक है, तो ये सब होता है। उसके बाद मेवाड़ चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रण संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही चित्रकार नूरुद्दीन ने किया था। इनके मेवाड़ चित्रशैली के प्रसिद्ध कलीला दमना का चित्रण संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल में कौन था चित्रकार? नूरुद्दीन ने किया था। तो वो इनके शासनकाल में होता है। उसके अलावा मराठाओं को राजस्थान से बाहर निकालने की योजना राणा संग्राम सिंह द्वितीय ने ही तैयार की थी, और परंतु योजना लागू करने से पूर्व ही संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। संग्राम सिंह द्वितीय जो थे, कहा जाता है कि मराठा एक कर लेते थे, उसको अपन बोलते हैं छौथ। तो वो लेते थे। तो संग्राम सिंह ने सबसे पहले, मराठाओं ने जो टैक्स लेना शुरू किया वो राजस्थान से किया, और राजस्थान में मेवाड़ रियासत से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो संग्राम सिंह एक योजना बनाते हैं, सारे राजपूत शासकों को इकट्ठा करते, एक तारीख फिक्स करते कि 17 जुलाई 1734 को अपन सारे इकट्ठे होंगे। कहाँ पर होंगे? तो हुडा नामक एक स्थान पड़ता है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। वहां पर अपन इकट्ठा होकर मराठाओं के विरुद्ध एक रणनीति बनाएंगे। सारे राजपूत रियासत राजपूताना के शासक मिलकर मराठाओं के खिलाफ युद्ध करेंगे। ऐसी कौन योजना बनाते हैं? वो योजना बनाते हैं राणा संग्राम सिंह सेकंड द्वितीय। ठीक है, तो ये सब योजना बनाते थे, परंतु यह जो तारीख थी 17 जुलाई 1734 को, इससे पहले इनकी मृत्यु हो जाती है संग्राम सिंह द्वितीय की। और फिर जो इनका प्लान था वो सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इनका पुत्र शासक बनता है, वो किस प्रकार नेतृत्व करता है। तो राणा जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1751 तक शासनकाल रहता है। ये संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र थे। उसके अलावा राणा जगत सिंह ने के दरबारी नेत्राम नेकराम ने जगत विलास महाकाव्य की रचना करते हैं। इनके नेत्राम नेकराम जो रहते हैं दरबारी, वो जगत विलास महाकाव्य की रचना करते। उसके बाद अपना हूड़ा सम्मेलन
तो 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुड़ा सम्मेलन कहाँ पर, भीलवाड़ा में पड़ता है ये स्थान, की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने ही की थी। जो जगत सिंह द्वितीय रहता है वो, इसके पिताजी जो थे संग्राम सिंह द्वितीय, वो योजना बनाते हैं, तभी ये सोचता है कि जो पिताजी ने काम अधूरा था मैं उसको पूरा करता हूँ। तो पत्र भेजता है सारे, कौन, जगत सिंह द्वितीय सभी राजाओं को पत्र भेजता है। पत्र भेजकर आमंत्रित करता है हुड़ा नामक एक स्थान भीलवाड़ा में, सभी राजा आमंत्रित होते हैं और फिर उसके पश्चात देखते हैं और सब में कहा सुनी भी हुई, राजपूत आपस में लड़ते रहे कि इसके अध्यक्ष मैं बनूंगा, इसका अध्यक्ष मैं बनूंगा। तो ऐसे भी बात हुआ। उस समय मारवाड़ का शासक आया, जयपुर का शासक आया, कोटा का शासक गया, बूंदी का शासक गया, जो भी मेवाड़ राजस्थान राजपूताने की जितनी भी रियासतें हुई उसके सभी शासक जाते हैं। तो मारवाड़ का उस समय अभय सिंह शासक था, तो अभय सिंह कहता है कि इस जो सम्मेलन हो रहा है इसका अध्यक्ष मैं बनूं। उधर जयपुर वाला कहता है कि अध्यक्ष मैं बनूं। तभी एक कवि थे वो कहते हैं कि इस सम्मेलन का अध्यक्ष तो कौन बनेगा, जगत सिंह द्वितीय। और जगत सिंह द्वितीय शासक जो था मेवाड़ का, तो ये इसको शासक बने हुए 15-20 दिन ही हुए थे, नया नया बंदा था, जीरो एक्सपीरियंस बिल्कुल। तभी इसको भी अध्यक्ष बना देते हैं और इसकी अध्यक्षता इसने की। राजपूतों ने होड़ा नामक सम्मेलन हुआ, उसमें कहा कि साहब हम अभी बरसात का मौसम है, बरसात बंद होने के बाद अपन जो है मराठाओं के खिलाफ युद्ध करेंगे। जुलाई का महीना था तो उस समय बारिश बारिश का मौसम था। तभी ये घटना होती है, हो जाता है, हुड़ा सम्मेलन असफल होता है। आगे जाकर अपन देखते हैं कि जो मराठा थे उनका प्रकोप राजस्थान में बढ़ता जा रहा था और एक दूसरे को, राजा को एकत्रित करते थे। पर बात यह हुई कि राजपूताना के राजाओं में संगठन नहीं था। हुड़ा नामक जो सम्मेलन हुआ, राणा सांगा के समय जो युद्ध हुए थे खानवा का, जैसे राजपूत शासक एकत्रित होकर युद्ध किया ऐसे एकत्रित नहीं होते, क्योंकि हर इंसान अपने आप को ऊंचा समझने लगा और कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा किसी दूसरे राजा के झंडे के नीचे काम नहीं करना चाहता था। तो ये सब इनकी नीतियां थी। तो ये हुड़ा नामक जो सम्मेलन था मराठाओं के खिलाफ, वो असफल रहता है इनका। राजपूताना रियासत के जितने भी राजा थे ये संगठन होकर युद्ध नहीं लड़ते हैं और धीरे धीरे जो दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति थी मराठा, वो धीरे धीरे राजस्थान में बढ़ते ही जा रहे थे, आते थे। और कहा जाता है कि अपने 1/4 कर ले जाकर राजस्थान से जाते थे, वो 1/4% कर जो राजा द्वारा जनता से लिया जाता था उसका, ऐसे कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बात करें तो जगत सिंह द्वितीय के समय जनवरी 1736 में मराठाओं के पेशवा बाजीराव प्रथम ने उदयपुर की यात्रा की थी और मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय से चौथ वसूली की थी। किससे करते हैं, जगत सिंह द्वितीय से। जो ये टैक्स लेते थे मराठे उसको अपन क्या बोलते हैं, चौथ। चौथ उसका नाम हुआ करता था। उसके बाद इस प्रकार मराठा ने राजस्थान में सर्वप्रथम चौथ वसूली, कर वसूली जगत सिंह द्वितीय के शासन काल में मेवाड़ रियासत से ही की थी साहब। कौन सी रियासत से, मेवाड़ रियासत से, ठीक है। फिर इसके बाद जगत सिंह के बाद हुड़ा नामक जो सम्मेलन हो जाता है ये असफल होता है। उसके बाद मराठा आते हैं राजस्थान में और रियासतों से टैक्स लेते थे और चले जाते थे और जो नहीं देते थे उनको परेशान करते थे, लूटपाट मचाते थे। तो ऐसा जो था मराठाओं के होता है। उसके बाद जगत सिंह द्वितीय के बाद जो शासक बने, कौन, राणा प्रताप सिंह द्वितीय, राणा राज सिंह द्वितीय, राणा हरि सिंह, राणा हमीर सिंह द्वितीय भी मेवाड़ के शासक बने। तो ये सब शासक बन जाते हैं, इनके समय में कोई घटना नहीं होती है तो इनका वर्णन अपन नहीं करेंगे। उसके बाद हम आगे बात करें तो राणा हमीर से, हमीर सिंह द्वितीय के बाद राणा भीम सिंह शासक बने। अब राणा भीम सिंह के शासन काल में क्या घटना होती है, एक प्रसिद्ध घटना होती है कृष्णा कुमारी हत्याकांड। और उसके अलावा राणा भीम सिंह द्वितीय थे, ये अंग्रेजों के साथ किस प्रकार संधि करते हैं उसका अपन वर्णन करेंगे अभी। तो राणा भीम सिंह, इनका शासनकाल 1778 से और 1828 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। राणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री, कौन थी, कृष्णा कुमारी, इसका विवाह मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ निश्चित किया था। परंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु होने के कारण
कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के सवाई जगत सिंह के साथ निश्चित कर दिया था। कौन? भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उसका विवाह कौन? मारवाड़ के शासक था कौन? भीम सिंह, उसके साथ सगाई कर दी थी। तभी उसी समय जो मारवाड़ का शासक था भीम सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उस समय मेवाड़ का शासक भी कौन था? भीम सिंह। मारवाड़ का शासक भी कौन था? भीम सिंह। दोनों अलग अलग थे। ठीक है, तो भीम सिंह अपनी पुत्री का विवाह मारवाड़ के भीम सिंह के साथ तय कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जयपुर का जो शासक था कौन? जगत सिंह द्वितीय, उसके साथ निश्चित कर देते। तभी जो इसका भाई बाद में उत्तराधिकार भीम सिंह का भाई जो देता है मान सिंह, अब मान सिंह को लोग भड़का देते हैं कि जो बहू तुम्हारे घर में आ रही थी वो अब जयपुर वालों के घर में जाएगी, ऐसे वैसे लोग हैं, अलग अलग बातें करते हैं, तो ऐसे भड़का देते हैं। और इनमें एक युद्ध होता है, प्रसिद्ध गिंगोली का युद्ध, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मारवाड़ के भीम सिंह के उत्तराधिकारी मान सिंह ने इस विवाह का विरोध किया और इस कारण मारवाड़ के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह के मध्य 13 मार्च 1807 को गिंगोली नागौर का युद्ध हुआ था, जिसमें आमिर खां पिंडारी के सहयोग से सवाई जगत सिंह ने मान सिंह को पराजित कर दिया था। दोनों में युद्ध होता है। उस युद्ध को कब होता है? ये 13 मार्च 1807 में। कौन सा स्थान पड़ता है? गिंगोली। कहाँ पर पड़ता है? ये नागौर में, परबतसर के पास पड़ता है। इसको परबतसर का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये युद्ध होता है 1807 में। किस किस के मध्य होता है? मान सिंह और जगत सिंह के मध्य होता है। दोनों युद्ध लड़ते। उसके समय जो था आमिर खां पिंडारी भी इसमें आता है। कहा जाता है कि आमिर खां पिंडारी जो था ये टोंक का नवाब था, एक मुस्लिम शासक था। ऐसे धीरे धीरे मराठाओं के साथ काम करता था, ये उनसे कुछ हर जाना लेकर पैसा, और उनकी सेना बना ली इसने पर्सनल 3-4 हजार की, और जो इसको पैसे दे देता ये उसके साथ ही लग जाता, उसके साथ युद्ध में सहयोग करता। तो आमिर खां पिंडारी को ने भी युद्ध में भूमिका निभाई थी, और सवाई जगत सिंह ने मान सिंह को पराजित कर दिया था। जो सवाई जगत सिंह है वो मान सिंह को पराजित कर देता है। ठीक है, तो जगत सिंह की तरफ से युद्ध किया था किसने? आमिर खां पिंडारी ने। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि इस विवाद से बचने के लिए राणा भीम सिंह ने आमिर खां पिंडारी के दबाव में आकर अपने एक मंत्री अजीत सिंह चुंडावत से सलाह लेकर 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी जो रहती है भीम सिंह जी की पुत्री, उसको जहर दे दिया जाता है, जिससे कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई। इस घटना को इतिहास में कृष्णा कुमारी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अजीत सिंह चुंडावत था कौन? इसका मंत्री भीम सिंह जी का मेवाड़ साम्राज्य में। और इसके अलावा आमिर खां पिंडारी थे। दोनों के दबाव में आकर कहा जाता है कि जो कृष्णा कुमारी है, अब उसके पिता को भीम सिंह के ऊपर दबाव दिया जाता है कि तेरी जो पुत्री है इसको मार दो, नहीं तो जो मारवाड़ के शासक है और जयपुर के शासक है आपस में युद्ध बंद नहीं होगा। तो आमिर खां पिंडारी इनके दबाव में, पर एक पिता अपनी पुत्री को जहर कैसे दे? तो ये सब घटना रहती है। इन सब घटनाओं को देखते देखते जो कृष्णा कुमारी थी वो जहर ले लेती है और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि जो इनका शासक था अजीत सिंह चुंडावत मंत्री, इसको ये बाद में पागल हो जाता है, और इसके जो पुत्र और पत्नी थी ये सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी हाई लगी थी कृष्णा कुमारी की कि इसने ही प्लानिंग बनाई थी कि कृष्णा कुमारी को किस प्रकार जहर दिया जाएगा। तो उससे पहले कृष्णा कुमारी ने, कहा जाता है कि स्वयं ही जहर ले लिया था, और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है इन सब लोगों के कारण। उसके बाद हम आगे बात करें तो राणा भीम सिंह ने 22 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर कर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जो भीम सिंह रहते हैं वो अपने जो आमिर खां पिंडारी से भी परेशान थे और अपने साम्राज्य में मंत्री सामंतों से भी परेशान होकर अंत में भीम सिंह जी के पास कोई रास्ता नहीं मिलता है, और 22 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेजों से संधि कर लेती है मेवाड़ रियासत। तो ऐसे सब इस समय आया मेवाड़ के राजाओं का कि कौन कौन शूरवीर योद्धा हुए मेवाड़ साम्राज्य में, और उनके वंशजों की आगे जाकर क्या हालात होते हैं।
उसके बाद राणा भीम सिंह के बाद मेवाड़ में क्रमशः निम्न शासक बने। कौन कौन बनते? राणा जवान सिंह, राणा सरदार सिंह, राणा स्वरूप सिंह, राणा शंभू सिंह, राणा सज्जन सिंह, राणा फतेह सिंह, राणा भूपाल सिंह। ठीक है, तो ये सब लोग शासक बनते। इनका कुछ विस्तार से वर्णन नहीं है। इनको बागोर से गोद लिया गया था। किनको? शंभू सिंह जी को। उसके अलावा राणा भूपाल सिंह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के अंतिम शासक थे ये भूपाल सिंह। इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करें तो महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में 1844 ईस्वी में कन्यावध और 1853 में डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी। कौन लगाते हैं मेवाड़ पे? महाराणा स्वरूप सिंह। कौन सा? कन्यावध की परंपरा जो थी उस पर रोक लगाते थे स्वरूप सिंह। और डाकन प्रथा जो थी राजस्थान में सर्वाधिक उस समय चलने वाली प्रथा, उस पर रोक लगाते थे। कौन सी प्रथा? डाकन प्रथा। कब लगाते हैं? 1853 ईस्वी को स्वरूप सिंह जी के द्वारा इस पे रोक लगा दी जाती है। और 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक राणा स्वरूप सिंह ही थे। और राणा स्वरूप सिंह क्रांति में किसका साथ देते? सर्वाधिक सहयोग अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। कौन? स्वरूप सिंह। ठीक है, उस समय कहा जाता है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने ये कहा था कि राजाओं से कि जो हमारा पॉलिटिकल एजेंट रहेगा, एक बंदा हमेशा जो हम नियुक्त करके देंगे, राजा के दरबार में रहेंगे। उसके अलावा अंग्रेज राजाओं से कहते हैं कि हम आपकी बाहरी सुरक्षा का वादा करते हैं, ऐसा कहते हैं। उसके अलावा अंग्रेजों की कुछ टुकड़ियां हैं वो राजाओं के पास रहती हैं। उसके अलावा उसी समय जब 1817-18 में संध्या हो जाती है तो युद्ध बंद हो जाते हैं राजपूताना रियासत में, जो आपस में राजा लड़ते थे। अपन 1857 की जो क्रांति पढ़ेंगे उसमें इससे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम आगे बात करें तो महाराणा शंभूदास ने मेवाड़ का इतिहास लिखवाने के लिए 1871 में इतिहास विभाग की स्थापना की थी और इस कार्य के लिए श्यामल दास को नियुक्त किया था। कौन करता है? शंभुदास मेवाड़ में इतिहास लिखवाता है। सभी जो पुराना शुरुआत से लेकर और खुद के शासन काल तक, तो इसकी शुरुआत कौन करता है? शंभुदास। कब? 1831 को 71 को रियासती विभाग की स्थापना करता है और इस कार्य के लिए किसको नियुक्त करता है? श्यामल दास को। उसके अलावा 1874 ईस्वी में शंभू सिंह की मृत्यु होने के कारण यह इतिहास विभाग बंद हो गया और परंतु सज्जन सिंह ने 1877 में इस इतिहास विभाग को पुनर्जीवित कर श्यामल दास को पुनः मेवाड़ का इतिहास लिखने का कार्य किया। अब इनकी मृत्यु हो जाती है शंभू सिंह जी की, तो फिर बाद में कौन कराता है? वो बंद हो जाता है कुछ समय के लिए और फिर बाद में जो सज्जन सिंह थे 1877 ईस्वी में इसकी वापस कहते हैं कि भाई चलने दो, कंटिन्यू। ठीक है, उसके अलावा इस योजना के अंतर्गत श्यामदास ने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की और वीर विनोद 5 भागों में लिखा गया। वीर विनोद मेवाड़ का प्रमाणिक व सरकारी इतिहास है। वीर विनोद जो इतिहास है ये मेवाड़ का सरकारी और प्रामाणिक इतिहास इसको माना जाता है। श्यामल दास के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा वीर विनोद के लेखन कार्य के कारण महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी, जबकि अंग्रेजी सरकार ने श्यामल दास को केसर ए इंद और महोपाध्याय की उपाधि दी थी। किसको देते हैं? श्यामल दास को। सज्जन सिंह जो रहते हैं वो अलग उपाधि दी जाती है और अंग्रेजों के द्वारा अलग उपाधि दी जाती है। केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और कवि राजा की उपाधि सज्जन सिंह जो शासक थे उनके द्वारा ये उपाधि दी जाती है। ठीक है, उसके बाद महाराणा फतेह सिंह ने वीर विनोद पर रोक लगाकर उसे राजमहलों में तालाबंदी करवा दिया था, परंतु महाराजा भूपाल सिंह ने वीर विनोद की रोक को हटा दिया था। कौन हटा देते हैं? ये भोपाल सिंह। ठीक है, पहले कौन लगाते हैं रोक? फतेह सिंह। उसके अलावा कविराज श्यामल दास भीलवाड़ा जिले में स्थित ढोलकिया गांव के चारण थे। जो चारण कवि थे कौन थे? श्यामल दास। कहाँ के थे? भीलवाड़ा जिले में एक ढोलकिया गांव पड़ता है, वहां के ये रहने वाले थे। उसके अलावा हम आगे बात करें तो सज्जन सिंह ने न्यायालय के रूप में 1877 ईस्वी में उदयपुर में
इजलास ए खास की स्थापना की थी। सज्जन सिंह जो रहते हैं 1877 ईस्वी में उदयपुर में इजलास ए खास की स्थापना करते हैं। सज्जन सिंह ने ही उदयपुर में न्यायिक कार्य और शासन प्रबंध चलाने हेतु 1880 ईस्वी में महेंद्र राज सभा की स्थापना की थी। कौन करते हैं? सज्जन सिंह शासन कार्य न्यायिक कार्य को चलाने के लिए 1880 में महेंद्र राज सभा की ये लोग स्थापना करते हैं। उसके अलावा ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के स्वागत हेतु 1877 ईस्वी में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, जिसमें सज्जन सिंह ने भाग लिया था। अब 1857 ईस्वी में एक दिल्ली दरबार लगा था, उसमें जो सज्जन सिंह रहते हैं ये उसमें भाग लेते हैं। उसके अलावा 1903 में आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह दिल्ली गए थे, परंतु इनको दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह भारत जो रहते हैं वो डिंगल भाषा में 13 सोटों में लिखकर भेजे थे, जिन्हें चेतावनी रा चूंटिया कहा जाता है। जो केसरी सिंह भारत हैं ये डिंगल भाषा में 13 सोटे लिखते हैं और उसको अपन बोलते हैं चेतावनी रा चूंटिया। उसमें क्या लिखते हैं कि किसके? फतेह सिंह जो रहते हैं महाराणा, वो दिल्ली दरबार में जाते हैं अंग्रेजों के, तभी वो रुक जाते हैं। उन सोटों को पढ़कर कहा जाता है कि जो तेरे वंशज रहे हैं, ऐसे ऐसे वीर रहे, तुम्हारे दरबार में कभी किसी मेवाड़ रियासत एक ऐसी रियासत थी जो कभी किसी के आगे नहीं झुकी, और एक तू है जो अंग्रेजों के दरबार में जा रहा। ऐसे ऐसे कुछ बातें थी जो केसरी सिंह भारत लिखते हैं। तभी जो महाराणा फतेह सिंह है वो दिल्ली के दरबार में अंग्रेजों के दरबार में नहीं जाते हैं और वापिस आ जाते हैं। ठीक है, इन चेतावनीरा चूंटिया को पढ़कर महाराणा फतेह सिंह ने 1903 को दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। जो दिल्ली दरबार लगा था उस समय, उसमें भाग नहीं लेते हैं फतेह सिंह। उसके अलावा 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी ने भारत की यात्रा की और इनके स्वागत के लिए 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें फतेह सिंह को आमंत्रित किया था, परंतु फतेह सिंह ने 1911 के दिल्ली दरबार में भी भाग नहीं लिया था। जो जॉर्ज पंचम थे उनकी पत्नी थी मैडम मेरी। ठीक है, तो वो भी भारत की यात्रा करने आई थी उस समय, तभी इनको वापस निमंत्रण दिया जाता है। किनको? तो फतेह सिंह जी को। जो फतेह सिंह रहते हैं वो दिल्ली दरबार में नहीं जाते हैं। फिर उसके अलावा इस यात्रा के दौरान महारानी मेरी ने अजमेर पुष्कर की भी यात्रा की थी। इस यात्रा की स्मृति में अजमेर पुष्कर में मेरी जनाना घाट का निर्माण किया था, जिसे अपन अभी वर्तमान में गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मैडम मेरी इस यात्रा के दौरान मैडम मेरी थी वो अपने राजस्थान में अजमेर है, अजमेर जहां पर एकमात्र विश्व का प्राचीन मंदिर ब्रह्मा जी का, वहां पर भी जाती है ये भ्रमण करने घूमने। कहां पर? पुष्कर में। और वहां पर एक जनाना घाट का निर्माण करवाती इसके नाम से। क्या नाम रहता है उसका जनाना घाट का? तो मेरी जनाना घाट, जिसे अपन वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया और किस नाम से जाना जाता है? गांधी घाट के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के अंतिम शासक थे। यह राजस्थान के महाराज प्रमुख भी रहे। इनकी मृत्यु 1955 में हुई थी। जो महाराणा भूपाल सिंह थे ये सिसोदिया राजवंश जो रहता है उसके अंतिम शासक रहते हैं, और इनको महाराज प्रमुख एकीकरण के समय अपन पढ़ेंगे कि जो चौथा चरण रहता है उसमें महाराज प्रमुख का जो पद इनके लिए दिया जाता है। और उसके अलावा 1955 में इनकी मृत्यु हो जाती है और अपन ने आज मेवाड़ साम्राज्य को पूर्ण किया। मेवाड़ समाप्त होता है अपना इसी समय, और अपन अब अगली क्लास में करते हैं। आज अपना मेवाड़ समाप्त। धन्यवाद।